सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में नवम के छात्र छात्राओं का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले दिनों हम लोगों ने प्रेमचंद के द्वारा रचित दो बैलों की कथा जो कहानी थी उस पर चर्चा किया था। उसके प्रश्नोत्तरों पर फिर बाद में हम लोगों ने चर्चा की थी। आज का जो विषय है हमारा वो है राहुल सांकृत्यायन का जीवन परिचय। अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि इनका जीवन परिचय क्यों जानना जरूरी है और ये किस पाठ के रचनाकार हैं। जिस रचनाकार के बारे में हम पढ़ना है तो पाठ का नाम है लहासा की ओर। तो अगर शीर्षक पे आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आपको देखिएगा कि कहीं ना कहीं एक यात्रा का आभास हो रहा है। यानी इस पाठ का संबंध कहीं ना कहीं यात्रा से है, माने कहीं घूमने जाने से या किसी स्थान विशेष पर जाने से है। तो आपके मन में ये प्रश्न उठेगा कि ये यात्रा वृत्तांत हमें पढ़ना क्यों है। तो देखिएगा, जब भी हम लोग किसी भी विषय पर जब घूमने के लिए जाते हैं तो क्या बिना उस स्थान विशेष के बारे में जाने चले जाते हैं, या सबसे पहले क्या करते हैं, हम सारी जानकारी उपलब्ध करते हैं, उसके बाद उस जो भी स्थान विशेष की यात्रा के लिए हम निकलते हैं। तो यहाँ पर भी राहुल सांकृत्यायन जो है वो एक यायावर्ती, माने एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, यात्रा करते रहते थे वो। और उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान जो अनुभव किया था या उस स्थान विशेष पे जो कुछ भी देखा था उन्होंने क्या किया, हम पाठक वर्गों से साझा करने का प्रयास किया। इसीलिए हम लोग सबसे पहले राहुल सांकृत्यायन का जीवन परिचय पढ़ेंगे, फिर पाठ पर चर्चा करेंगे। राहुल सांकृत्यायन का जन्म सन 1893 ईस्वी में उनके ननिहाल गांव, माने उनके माताजी का जो गांव था, उनकी मम्मी का जो गांव था, पंदाहा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश राज्य में है जिला आजमगढ़, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। उनका पैतृक गांव यानी पिताजी का जो घर था, पिताजी का जो गांव था वो था कनैला, जगह का नाम है। देखिए, साहित्य लेखन के लिए इन्होंने राहुल सांकृत्यायन नाम का प्रयोग किया था। इनका वास्तविक नाम क्या था, तो इनका मूल नाम था केदार पांडे। इनका वास्तविक नाम क्या था, केदार पांडे था। ये याद रखना होगा आप लोगों को। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 ईस्वी में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। इन्होंने किस धर्म को ग्रहण किया था, बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। कब, तो 1930 ईस्वी में। कहाँ जाकर, तो जब श्रीलंका की यात्रा पे गए थे। यानी ये बौद्ध धर्म से प्रभावित थे। तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। यानी 1930 से पूर्व तक, यानी 1893 से लेकर 1930 ईस्वी तक इनका नाम था केदार पांडे। जैसे ही इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया उसके बाद इन्होंने नाम परिवर्तित कर लिया और नाम हो गया इनका राहुल सांकृत्यायन। राहुल जी पाली, प्राकृत, अभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। मैंने उन्हें इतनी भाषाओं की जानकारी थी। उन्हें महापंडित कहा जाता था। दूसरा महत्वपूर्ण विषय, पहला मैंने क्या कहा था कि उनका वास्तविक नाम केदार पांडे था। कई भाषाओं की जानकारी उन्हें थी, इसका तो मैंने चर्चा की अभी आप लोगों से। और यहाँ एक जो दूसरा महत्वपूर्ण जो विषय उठाया गया कि इन्हें महापंडित कहा जाता था, कई भाषाओं की जानकारी होने की वजह से। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। यानी 1963 ईस्वी में वो हम लोगों से को छोड़कर दूर चले गए, यानी हमारे बीच वो नहीं है, या इस संसार में वो नहीं है। राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रावृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया था। मेरी जीवन यात्रा 6 भाग में ये प्रकाशित है, ये रचना। दर्शन, दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से लेकर गंगा तक, ये सारा उनका यात्रा वृत्तांत है, लेकिन जहाँ जहाँ उन्होंने घूमा है।
भागो नहीं दुनिया को बदलो, इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना कृति है यह। दिमागी गुलामी, इन्हें देखिएगा मनुष्य क्या होता है, शारीरिक रूप से गुलाम कब होता है, मानसिक गुलाम ज़्यादा हो जाता है। मानसिक गुलामी का अर्थ होता है कि हम पहले ही किसी भी कार्य को करने से पूर्व हमारे मन में नकारात्मक भाव जाते हैं, ये मुझसे होगा, मैं इसको कर पाऊंगा, मैं इसका विरोध कर पाऊंगा, मैं इसका प्रतिकार कर पाऊंगा। और जैसे ये सारी भावनाएं हमारे मन में आती है, क्या होता है, हम पहले ही मानसिक रूप से हार मान लेते हैं। तो इसीलिए इन्होंने शीर्षक किया था दिमागी गुलामी। घुमक्कड़ शास्त्र उनकी प्रमुख कृतियां हैं। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। 150 से अधिक पुस्तकें जो है इस पर लिखित है। राहुल जी ने बहुत सी लुप्त प्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है। यात्रावृत्त लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है, यानी महत्वपूर्ण है। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बनाया। माने उनको किसी मंजिल तक पहुंचना उनका उद्देश्य नहीं था, उनका उद्देश्य था क्या था, पूरा भ्रमण करना, घूमना। घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। माने उन्होंने जो इतनी जगहों की यात्रा की, जो जगहों पर गए वहाँ की भाषा के बारे में जाना, वहाँ की संस्कृति के बारे में जाना, यानी वहाँ की सभ्यता के बारे में जाना। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के वन जीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। यानी उन्होंने पहले ही बता दिया कि उनका उद्देश्य किसी मंजिल तक पहुँचना नहीं था, उनका उद्देश्य था कि जिस जगह विशेष पे जा रहे हैं वहाँ की भौगोलिक, सांस्कृतिक, वहाँ के आर्थिक कले या प्रशासनिक कले, सभी विषयों पे उन्होंने ध्यान से देखा था, उसको अनुभव किया था और उसका वर्णन भी उन्होंने किया है। जब हम इस पाठ को पढ़ेंगे लहासा की ओर तो देखेंगे वहाँ पर कि वहाँ की आर्थिक स्थिति से लेकर, वहाँ की भौगोलिक संरचना से लेकर, वहाँ के लोगों के रहन सहन से लेकर, खान पान से लेकर सभी विषयों का उन्होंने विस्तार से चर्चा किया है। संकलित अंश यानी जो पाठ हम लोग को पढ़ना है, जिसके रचनाकार है राहुल सांकृत्यायन जी। राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है। जब वो तिब्बत यात्रा पहली बार करने के लिए गए थे, वहाँ से वो अंश लिया गया है, जो अंश हमें पढ़ना है, जो उन्होंने सन 1929-30 ईस्वी में नेपाल के रास्ते की थी। यह यात्रा जो है उन्होंने नेपाल के रास्ते वो तिब्बत गए थे। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसीलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्म वेश में की थी। क्योंकि भारतीयों को यात्रा करने की अनुमति नहीं थी तो वो भिखमंगा बनकर गए थे। इसमें तिब्बत की राजधानी लहासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। उस समय तिब्बत की राजधानी कहाँ थी? लहासा थी। तो उस लहासा पहुँचने के लिए जिस मार्ग से जाना पड़ता था वो मार्ग बहुत कठिन था, बहुत जटिल था। इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। इस यात्रा वृत्तांत से मैंने उस समय का तिब्बत समाज कैसा था, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया, उसकी जानकारी भी हमें मिलती है। थोड़ा सा चर्चा हम लोग पाठ पे कर लेते हैं और हमें कुछ पंक्तियों को देखिए, तब आपको स्पष्ट हो जाएगा कि क्या है विषय। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है, माने जिस रास्ते से राहुल सांकृत्यायन जी जा रहे थे। फरी कलिंपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते से तिब्बत जाया करती थी। माने आयात निर्यात जो होता है, यह व्यापारी की नहीं सैनिक रास्ता भी था। इसीलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। माने बहुत दिनों तक तिब्बत पर क्या था कि चीनियों का कब्जा था। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहां घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। वहाँ के रहने वाले किसानों ने कुछ उसी को अपने रहने का ठिकाना बना लिया है। ऐसा ही प्रत्यक्त माने त्यागा हुआ, परित्यक्त का अर्थ क्या है? त्यागा हुआ, जिसे छोड़ दिया गया है। एक चीनी किला था, हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे।
तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। वहाँ जाति पाति महत्वपूर्ण पंक्ति है, बहुत ही है। इस पंक्ति को रेखांकित कर लीजिएगा आप लोग कि वहाँ जात पात छुआछूत का सवाल ही नहीं है और न औरतें पर्दा ही करती हैं। मैंने वहाँ पर्दा प्रथा नहीं था उस समय के समाज में। सोचो 1929-30 की बात कर रहे हैं हम लोग। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं, वह आपके लिए उसे पका देंगी। क्या करेंगी? वह आपको पका के दे भी देंगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए, वह चाय की चोंगी में कुटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन यानी कोटी, जिसको केटली जो देखे आप लोग, रख के आपको दे देंगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चोंगी में चाय मथ कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। यानी यहाँ पे जो महत्वपूर्ण पंक्ति मैंने कही थी, फिर से मैं एक बार उसको बता दे रहा हूँ आप लोग को कि वहाँ जाति पाति छुआछूत की कोई बात ही न थी। मैंने उस समय के समाज के लोग भी वहाँ के जाति पाति या छुआछूत की भेदभावना में विश्वास नहीं करते थे। सिर्फ निम्न श्रेणी के जो भिखमंगे हुआ करते थे तो उनसे उनको यह डर हुआ करता था कि कहीं ये चोरी न कर ले हमारे घर में। और पर्दा प्रथा भी नहीं था, वो किसी को भी अपरिचित नहीं मानते थे। उनको डर किससे था? सिर्फ निम्न श्रेणी के भिखमंगों से। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने लग आया। हमने वह दोनों चीटें उसे दे दी। शायद उसी दिन हम तोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे, यानी सुमति के संग वो यात्रा पर निकले थे। और भिखमंगे रहते भी तो रहने के लिए अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद हम इसी रास्ते से लौटे थे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के भेष में घोड़ों पर सवार होकर, यानी 5 साल बाद वो वहाँ से वापस आ रहे थे। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी। देखिए, जब ये मध्यम श्रेणी के भिखमंगों के भेष में थे तब इन्हें रहने के लिए जगह मिली। घर में जाकर चाय बनाने से लेकर या खुद भी बना सकते थे, या उन्होंने मना कर दिया भी, लेकिन भद्र वेश में इनको कोई स्थान नहीं मिला, क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये कहीं ना कहीं अपना ठिकाना लूट सकती है। ये सामर्थ्य है इनके पास, इनके पास क्षमता है, अपनी ये व्यवस्था खुद कर सकते हैं। और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़ी में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है, खासकर शाम के वक्त छगम पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। यानी शाम के समय सभी लोग नशे में रहते थे, यानी नशे में धुत हो जाते थे। तो बोले ये उस समय वहाँ के लोगों की ये मनोवृत्ति है, मानसिकता है। आज तक की कक्षा में यही तक, अगली कक्षा में हम लोग फिर इस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।